चलिए, कुछ लोग जो नए हैं उनको बता देते हैं। 2-3 दिन से इनका एग्जाम चल रहा था, जो नहीं आ रहे थे। एनसीईआरटी का जो टेस्ट है ना, प्रत्येक दिन एनसीईआरटी का टेस्ट होगा आपका, प्रत्येक दिन होगा, जिसमें आपको होमवर्क दिया जाएगा एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए। अभी 9th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी शुरू किए हुए हैं, ठीक। जिसका 5वां चैप्टर, जो आखिरी चैप्टर होगा, वो आपको अगले दिन पढ़ के आना है। उसी में से 10 ऑब्जेक्टिव के सवाल होंगे, ठीक है। 5 रहेगा सीधा पॉलिटी एनसीईआरटी से, और जो 5 सवाल होंगे वो आपको जो डेली पढ़ा रहे हैं ना उससे रहेगा, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। केंद्र राज्य संबंध। हल्ला मत करो। केंद्र राज्य संबंध ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच का संबंध, इसी को क्या बोलते हैं? संघात्मक व्यवस्था, फेडरलिज्म सिस्टम। तो देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। देखिए, संघात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरलिज्म सिस्टम। देखिए, संघात्मक व्यवस्था केंद्र राज्य संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की समान स्थिति होती है, ठीक है। दोनों की समान स्थिति होती है, यानी केंद्र और राज्य जहां पे भी संघात्मक व्यवस्था होगा वहां पे केंद्र और राज्य दोनों की स्थिति कैसी होगी? समान स्थिति होगी, एक समान होगी। और अपने अपने क्षेत्राधिकार में दोनों सर्वोच्च होते हैं, जिसके कारण यह कहा जाता है कि संघात्मक व्यवस्था द्वैध संप्रभुता पर आधारित होती है। मतलब इसमें यह हुआ कि केंद्र और राज्य दोनों के अपने अपने क्षेत्र होंगे, कुछ नियम कानून होंगे जो संविधान के द्वारा दिए गए होंगे, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में क्या होंगे? सर्वोच्च होंगे, अपने अपने क्षेत्रों में, ठीक है, सर्वोच्च रहेंगे। कोई किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध किस प्रकार के होंगे? तो एक संबंध होता है जिसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी, यानी कि एकात्मक। और एकात्मक संबंध अगर होगा तो इस मामले में कौन स्ट्रांग हो जाएगा? केंद्र स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत होगा केंद्र, अगर एकात्मक व्यवस्था होगी तब, ठीक है। यहां पे केंद्र बहुत मजबूत होगा राज्य की तुलना में। दूसरा कौन सा होगा? संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक, इसमें क्या होगा? केंद्र और राज्य दोनों आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में क्या होंगे? सर्वोच्च रहेंगे। दोनों किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे, अपने अपने मामलों में दोनों सर्वोच्च होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं संघात्मक। अब देखिए, दोनों में थोड़ा सा तुलना ही कर लेते हैं। संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था दोनों की तुलना कर लेते हैं, ठीक है। एक में केंद्र मजबूत होगा और एक में बराबर होंगे, दोनों इक्वल में, आपस में। अब देखते हैं, सबसे पहले संघात्मक व्यवस्था की बात करें, फेडरलिज्म सिस्टम की, तो ये कहां लागू है? अमेरिका में, ठीक है। और एकात्मक कहां लागू है? ब्रिटेन में। जहां एकात्मक होगा वहां पे केंद्र मजबूत होगा, एकात्मक है ना, बहुत मजबूत होगा। और जहां पे संघात्मक है वहां पे दोनों मजबूत होंगे अपने अपने क्षेत्रों में, कोई एक मजबूत नहीं होगा, राज्य और केंद्र दोनों। अब इसी से फिर हम लोग भारत की तुलना करेंगे कि भारत में क्या है। देखिए, सबसे पहले फेडरलिज्म में चलते हैं। शक्तियों का संघ एवं उसकी इकाइयों के बीच संवैधानिक क्या होता है? विभाजन होता है, ठीक है। संविधान के आधार पे केंद्र और राज्य दोनों को क्या कर दिया गया है? विभाजित कर दिया गया है शक्तियों का, यानी कुछ शक्तियां केंद्र को दे दी गई है और कुछ शक्तियां राज्यों को दे दी गई है, दोनों को बांट दिया गया है संविधान से ही, ठीक है। तो दो दो विषय बनेंगे, संघ सूची और राज्य सूची। यानी संघ सूची के जितने भी विषय होंगे उस पे नियम कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा, और जो राज्य सूची होगा उस पे राज्य बनाएगा, उस पे केंद्र नहीं बनाएगा। अमेरिका में एकदम फिक्स है, राज्य अपनी जगह, केंद्र अपनी जगह, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते, दोनों मजबूत है अपने अपने क्षेत्रों में। लेकिन जरा तुलना करें एकात्मक की ओर से, ये तो संघात्मक हुआ, जरा एकात्मक की ओर चलो। इसमें क्या होता है? एकात्मक में आप में देखेंगे कि संविधान सभी शक्तियां किसको दे देती है? केंद्र में निहित कर देता है। सब पावर किसको दे दिया? केंद्र को दे दिया। और केंद्र अपनी इच्छा के अनुसार, सोचिए, इच्छा के अनुसार, इच्छा, अगर उसकी इच्छा होगी तो कुछ शक्तियां किसको देता है? प्रांतों को देता है, यानी कि राज्यों को देता है। ये इच्छा के अनुसार दे रहा है, ये फिक्स नहीं है कि दे ही देगा। उसकी अपनी इच्छा होगी तो वो राज्य को देगा। तो कौन मजबूत हुआ? केंद्र हुआ ना, जितनी मर्जी होगी उतना ही देगा। यानी कि संविधान ने सारी ताकत किसको दे दी है? केंद्र को। और केंद्र अपनी मर्जी से जितना उसको लगेगा उतना किसको देगा? प्रांत को या राज्य को देगा। प्रांत मतलब राज्य, उसको देगा। ये एकात्मक व्यवस्था है। तो केंद्र मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा, ये जो फेडरलिज्म सिस्टम है, संघात्मक है, इसमें संविधान कैसा होगा? लिखित होगा, संविधान लिखा हुआ रहेगा,
उसी के अनुसार देश चलेगा। ठीक है। दूसरा, जो संविधान होगा वो कैसा होगा? कठोर होगा। मतलब आप आसानी से उसमें संशोधन नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते आसानी से। जो एक बार लिखा गया वो काफी स्ट्रांग होता है, मतलब आप उसमें आसानी से संशोधन नहीं कर सकते। 2/3 बहुमत से करना पड़ेगा, तो मुश्किल काम हो जाता है। और तीसरा, सर्वोच्च क्या होगा? संविधान होगा। संविधान से ही चलेगा, संविधान ही सर्वोच्च हो गया, क्योंकि आप बदलाव तक नहीं कर सकते उसमें, तो सोच ही सकते हैं, मतलब बहुत मुश्किल से बदलाव कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ, ये नहीं कि सरकार को मन हुआ बदलाव कर दिए अपने अनुसार, तो ऐसा नहीं होगा, बहुत मुश्किल से होगा। अब जरा इधर देखते हैं, ये तो संघात्मक था। एकात्मक में क्या होता है, इसको जरा देखते हैं। यहां पे संविधान कैसा होगा? लचीला होगा। जब केंद्र सरकार को मन होगा, बैठक होगी और नियम को बदल दिया जाएगा। आसान हो गया, लचीला है, संशोधन हो सकता है आसानी से। दूसरा, लिखित संविधान अनिवार्य नहीं है कि लिखा हुआ ही हो, जरूरी नहीं है। कोई अगर बहुत उच्च कानून बनाना है, सब लोग बैठेंगे और तुरंत कानून बन जाएगा, तो जरूरी नहीं कि वहां लिखा हुआ हो। जहां पे एकात्मक व्यवस्था होती है वहां पे जरूरी नहीं है कि संविधान लिखा हुआ हो, और अगर लिखा हुआ भी है तो वो कैसा होगा? लचीला होगा, कठोर नहीं होगा। उसमें आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं आसानी से, लेकिन यहां पे बहुत मुश्किल है, कठोर है, बहुत मुश्किल है। संघात्मक में आसानी से नहीं कर सकते। तीसरा, जो संघात्मक व्यवस्था होती है वहां पे सरकार कैसी होती है? द्विस्तरीय होती है, क्योंकि एक सरकार कहां होगी और एक कहां होगी? राज्य में होगी। जरा इधर चलते हैं, यहां पे सरकार कैसी होगी? एक ही सरकार है, केवल जो केंद्र में है वही राज्यों को संभालती है। एक ही सरकार है यहाँ पे, क्योंकि केंद्र ही मजबूत है, सब तो उसी के पास है। एकल सरकार, जैसे हमारे यहाँ राज्यपाल होते हैं ना, वैसे ही वो अपने राज्य में सीएम बना देते हैं अपने मन से, और उन्हीं के अनुसार वो चलता रहता है। अगला क्या है? संघात्मक में स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या होती है? न्यायपालिका होती है। लेकिन यहाँ पे अनिवार्य ही नहीं है। वहां पे न्यायपालिका, ब्रिटेन में तो न्यायपालिका स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं है, केंद्र सरकार के ही अधीन काम करती है हमेशा वो। ठीक है। और ब्रिटेन में तो सुप्रीम कोर्ट था ही नहीं पहले, वो तो हाल फिलहाल में बना भी है, शुरुआत में तो था भी नहीं। आगे आपको हम पढ़ाएंगे, ये सब तुलना करेंगे, तो न्यायपालिका की जब तुलना करेंगे तो आपको वहां समझाएंगे कि उस समय तो था भी नहीं उसके पास। आगे चलिए, ये जो चार ऊपर का था ना, ये चार, अगर ये चारों लक्षण किसी भी देश के संविधान में है, किसी भी देश के संविधान में अगर ये चारों लक्षण है, तो उसी को क्या बोलेंगे? संघात्मक। ये अनिवार्य हिस्सा होता है, ये चारों होना ही चाहिए। अगर ये चारों लक्षण नहीं होंगे, बाकी के नीचे होंगे, लेकिन ये चारों नहीं होंगे, तो वो संघात्मक नहीं कहलाएगा। ये चारों अनिवार्य है, ये चारों होना ही चाहिए संघात्मक कहलाने के लिए। ठीक है। अब आगे चलिए, संघात्मक व्यवस्था में संविधान कैसा होगा? दोहरा होगा। राज्य का संविधान अलग और केंद्र का संविधान अलग होगा। ठीक है। वहां पर राज्य का संविधान अलग होता है, राज्य अपने लोगों के लिए अलग से संविधान निर्माण करती है, और उसी के अनुसार राज्य के जो नागरिक होते हैं वो उसी संविधान को मानते हैं। ठीक है। और यहां क्या होगा? एकल संविधान होगा, एक ही संविधान है केंद्र स्तर पे, वही चल रहा है पूरा सब जगह। अगला क्या है इसमें? अच्छा, केंद्र और प्रांत के अलग अलग संविधान होंगे, तो आपसे एक सवाल भी बन सकता है कि अमेरिका में कुल कितने संविधान होंगे? क्योंकि अमेरिका में 50 राज्य हैं, हर राज्य का एक एक संविधान, 50 हुआ प्लस एक केंद्र का संविधान, 51 हो गया। ठीक है। तो अमेरिका में 51 संविधान है, और भारत में कितने हैं? एक है। ठीक है। और यहां पे कितने होंगे? एक ही होंगे। ठीक है, ये तो ब्रिटेन से हम लोग लिए हैं। नागरिकता कैसी होगी? संघात्मक में दोहरी नागरिकता होती है, एक केंद्र की और एक राज्य की। जैसे आप अमेरिका में जाएंगे तो आप कैलिफोर्निया के भी नागरिक हैं और अमेरिका के भी नागरिक हैं, दोनों की नागरिकता अलग अलग होती है, राज्य की अलग है। अमेरिका में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे ना नौकरी के लिए, तो वहां पे नागरिकता में अंतर हो जाएगा। वहां हर राज्य की अपनी अपनी नागरिकता होती है। ठीक है। कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बिहार से हैं यहाँ पे, अब बिहार से अगर आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो यही नियम कानून वहां भी सामान्यता चलता है, नॉर्मल है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वहां, मान लीजिए कि अमेरिका में एक बिहार राज्य है और एक महाराष्ट्र भी है, तो अमेरिका में जो बिहार राज्य के वासी हैं, अगर बिहार में उनको ये सिस्टम है कि जो पार्किंग में आप ऐसे गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते, वैसे नहीं लगा सकते, अगर आपने कचरा फेंका तो आपको इतना जुर्माना देना पड़ेगा, हो सकता है आप महाराष्ट्र में अमेरिका के चले जाएं, तो वहां पे क्या होगा? सब कुछ बदलाव हो सकता है। वहां वहां अलग ही कानून चलेगा, उसका अपना चलेगा। हर राज्य का वहां पे अपना अपना कानून है। हमारे यहाँ कहाँ है?
हमारे यहाँ तो नॉर्मली ये सबका एक ही रहता है। ठीक है, इसके अलावा प्रशासन, न्याय, लेखा परीक्षण, ये सब का तंत्र कैसा होगा? वहां पे दोहरा तंत्र होगा। राज्य का अलग, केंद्र का अलग होगा। जबकि यहां पे क्या होगा? एकल तंत्र होगा, एक ही होगा। तो संघात्मक व्यवस्था का मतलब समझे? संघात्मक व्यवस्था में क्या क्या होगा? ये सारी संघात्मक व्यवस्था का था ना विशेषता, ये सब के सब। यहां संघ और राज्य दोनों मजबूत होंगे, दोनों को अपनी अपनी पावर है, क्षमता है, कोई एक मजबूत नहीं है। संविधान लिखित, कठोर और संविधान सर्वोच्च होगा। द्विस्तरीय सरकार होगी, केंद्र और राज्य में होगी। इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। इसके अलावा दोहरा संविधान होगा, दोहरी नागरिकता होगी और प्रशासन, न्याय, लेखा परीक्षण का दोहरा तंत्र होगा। उसमें सब एक ही है। ठीक है, अब अगर हम आपसे पूछें कि भारत क्या है, एकात्मक है या संघात्मक है? मिश्रण है ना। कहां एकात्मक? आप कैसे एकात्मक बोल दिए? भारत में तो ये भी है, द्विस्तरीय सरकार भी होती है, केंद्र राज्य दोनों तो होता ही है। इसके अलावा स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका भी भारत में है, ये तो है ही। ठीक है, ये नहीं है, दोहरा संविधान भारत में नहीं है। एकल हाँ, ये भी नहीं है। संविधान ही नहीं है तो ये भी नहीं रहेगा, ये दोनों यहां से है। इसके अलावा प्रशासन, न्याय, लेखा परीक्षण का दोहरा तंत्र भी नहीं है हमारे यहाँ, एकल तंत्र है। न्यायपालिका का एकल तंत्र, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही सबको नियंत्रण करती है ना, सारे कोर्ट को। तो एकल तंत्र है हमारे यहाँ। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, वही सबको नियंत्रित करती है। जबकि यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे क्या है? दोहरी है। वहां पे हर राज्य का भी अपना एक कोर्ट होता है और केंद्र का कोर्ट वहां अलग होता है। अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था में, हमारे यहाँ कहाँ होता है? हमारे यहाँ तो एक ही चलता है। ठीक है, जैसे राज्य में, अमेरिका के किसी राज्य में कोई वाद विवाद हुआ तो उसकी जो सुनवाई होगी वो उसी राज्य के हाई कोर्ट में हो जाएगा, वो अंतिम निर्णय होगा, अंतिम। ये नहीं कि वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट चलते हैं आगे। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना कि राज्य के हाई कोर्ट से अगर आपको लगता हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहां ऐसा नहीं है, वहां उसी राज्य में अंतिम निर्णय हो जाएगा। संघात्मक व्यवस्था में दोहरा तंत्र है ना, और केंद्र से संबंधित अगर कोई विषय होगा तो वो केंद्र के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां ऐसे बटा हुआ है। राज्य का मामला अगर राज्य के ही अंदर निपट जाएगा उसमें, संघात्मक व्यवस्था में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट है, इसमें तो वो चलता है। देखिए, इससे हम लोगों ने क्या क्या लिया है? अगर आप इसकी बात करेंगे तो हमारा संविधान कैसा है? लचीला भी है लेकिन कठोर भी है, हमारा दोनों है। लचीला कैसे है? साधारण संशोधन है ना संविधान में, साधारण भी है और कठोर भी है, 2/3 भी है। तो हमने दोनों को लिया ना, हमारा संविधान भी दोनों से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा सरकार एकल तो हमारा है नहीं, दुअल सरकार होती है हमारे यहाँ, दो होती है, वो तो वहां से हमने लिया है। संविधान एकल है, हमने यहां से ले लिया। नागरिकता भी हमारी एकल होती है, एक ही नागरिकता है ना आपकी। अब एक बात बताइए कि अगर ऐसा है तो हमारा भारत जो देश है हमारा, उसको क्या बोलेंगे आप? एकल या संघवाद कहेंगे उसको? लेकिन दोनों का मिश्रण है, तो ना तो आप संघवाद कह सकते हैं ना तो एकात्मक संघवाद कह सकते हैं। तो देखिए भारत को क्या कहते हैं। भारत के संविधान में संघवाद के मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं, यानी कुछ कुछ लक्षण तो संघवाद से हमने ले लिया है। अतः भारत को एक संघात्मक राज्य कहा जा सकता है, लेकिन संघात्मक ही केवल कैसे कहेंगे? एकात्मक भी तो है। लेकिन भारत के संविधान में कुछ एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे न्यायपालिका एकल तंत्र है, नागरिकता एकल तंत्र है, तो वो भी पाए जाते हैं, जिसके कारण भारत के संघवाद का स्वरूप विशिष्ट हो जाता है। ये संघवाद तो है लेकिन बहुत अलग है, मिश्रण है ना इसमें। संघवाद जैसा तो है हमारा देश लेकिन एकात्मक भी है, दोनों मिक्सअप हो गया। संघवाद के इस विशिष्ट स्वरूप को दिखने के लिए विद्वानों ने अनेक प्रकार के कथनों का प्रयोग किया है। जैसे पहला हमारे कौन है? डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने हमारे संविधान को क्या कहा है? यूनियन, उन्होंने संघ कहा है हमें। ठीक, केसी बियर ने क्या कहा है? अर्ध संघात्मक, क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल कहा उन्होंने, अर्ध संघात्मक, क्योंकि आधा एकात्मक भी है आधा संघात्मक भी है। ये कहना ज्यादा अच्छा होगा, क्वासी वाला आधा आधा हो गया ना दोनों, ये ज्यादा अच्छा सटीक होगा। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है? एकात्मक लक्षणों वाला संघ कहा है। इन्होंने कहा आप संघ तो हैं लेकिन लक्षण कैसा है? एकात्मक वाला है। ये भी सही है तो वही। W.H. मॉरिस जोन्स ने क्या कहा है? सौदेबाजी का संघवाद कहा है। सौदेबाजी का संघवाद मतलब ये हुआ कि आपने राज्य और केंद्र तो बना दिया है लेकिन शक्तियां किसको दे दी है? संघ को ज्यादा दे दी है, संघ को ज्यादा शक्ति दी गई है।
आगे हम बताते हैं कैसे दी गई है, क्योंकि आपको मालूम है ना कि हमारे यहाँ पे राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। संघ सूची पे केंद्र सरकार। लेकिन एक तीसरा होता है समवर्ती सूची, उसमें दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? केंद्र सरकार। तो आपने राज्य के ऊपर हावी हो गया ना, केंद्र हो गया ना। राष्ट्रपति शासन, आपातकाल, इन सभी चीजों में तो हम लोग राज्य के ऊपर हावी हो जाता है केंद्र सरकार। तो एकात्मक लक्षण है कि नहीं है? एकात्मक हो गई ना, हो गई ना एकात्मक। इस अगर आप इनमें देखेंगे। अच्छा, एक और है पहले, ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? सहकारी संघवाद, मतलब मिलजुल कर दोनों चलने वाला संघवाद। ये भी ठीक है, ये सब आपसे पूछे जाएंगे पीटी में, किसने क्या कहा है। अब देखिए, केंद्र और राज्य के बीच के जो संबंध होते हैं वो 3 आधारों पर तय हो सकते हैं। पहला संबंध कैसा होगा? विधायी संबंध। विधायी संबंध की बात करेंगे तो विधायी शक्तियों का क्या होगा? बंटवारा होगा केंद्र और राज्य के बीच में, शक्ति का बंटवारा। इसको आप संविधान के भाग 11 के अध्याय नंबर 1 में देख सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है। दूसरा, प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्य के बीच के संबंध कैसे होंगे प्रशासनिक, उसके बारे में भाग नंबर 11 में है, अध्याय नंबर 2 में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तीसरा है वित्तीय संबंध, ये भाग नंबर 12, संविधान के 22 भाग है ना, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले हम चलते हैं विधायी संबंध, ये कैसे होगा? केंद्र और राज्य के बीच के विधायी संबंध। देखिए, क्षेत्र के आधार पर विधायी शक्ति का वितरण, क्षेत्र के आधार पर बंटवारा। दूसरा हो सकता है विषय के आधार पर विधायी शक्ति का वितरण, ये विषय के आधार पर बंटवारा होगा। तो सबसे पहले क्षेत्र के आधार पर केंद्र और राज्य के बीच का जो बंटवारा है, पहले वो देखते हैं कि दोनों में क्या क्या बांटा गया है क्षेत्र के आधार पे। ठीक है, जैसे संसद यानी कि केंद्र का कानून संपूर्ण भारत में लागू होते हैं, जबकि राज्य विधानमंडल का कानून केवल राज्य के क्षेत्र में लागू होते हैं। संसद को राज्य क्षेत्रातीत विधायन का अधिकार भी होता है। यह अधिकार बताते हैं उससे पहले देखिए, संसद का जो कानून होता है वो तो पूरे देश में लागू होता है, हर राज्य में लागू होता है, मानना पड़ता है उसको। तो यहाँ पे कौन ज्यादा मजबूत हुआ? केंद्र हो गया ना। जबकि राज्य अगर कोई कानून बनाएगा तो वो केवल उसी राज्य में लागू होगा, जबकि केंद्र बनाएगा तो सारे राज्यों में लागू होगा। ठीक है, दिखा रहा है ना यहाँ पे, एकात्मक जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे। अगला देखिए, संसद को राज्य क्षेत्रातीत विधायन का अधिकार होता है। तो अब आपके सामने एक शब्द आया है, राज्य क्षेत्रातीत विधायन। ये क्या होता है? ये कौन सा अधिकार है? इसका अधिकार ये होता है कि भारत के रहने वाला हर व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है, अगर वो दुनिया के किसी भी देश में रह रहा है, लेकिन अभी वो भारत का ही नागरिक है, ठीक है, तो अगर भारत की सरकार कोई कानून बनाती है तो वो कानून वहां भी उस पर लागू होगा। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? राज्य क्षेत्रातीत विधायन। चूंकि इंडियन स्टेट में है ना वो, क्योंकि देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो राज्य कहते हैं, है ना, इसलिए वो राज्य लिखा हुआ है। ठीक है, अगर भारत सरकार कोई कानून बनाती है तो अगर भारत का कोई नागरिक भारत से बाहर रह रहा है तो उस पर भी वो लागू होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि आप भारत के नागरिक हैं और यहां भारत से बाहर जाके भारत को गाली दे रहे हैं, भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना, आपको छूट थोड़ी मिली है। तो ये यहां का कानून वहां भी लागू होगा कि अगर आप भारत के खिलाफ बोलते हैं, अखंडता के विरुद्ध बोलते हैं, तो आप पे मुकदमा दर्ज होगा ना, फिर होगा मुकदमा दर्ज। ठीक है, अनुच्छेद नंबर किससे? 245 से। उधर विषय के आधार पे, देखते हैं कैसे बंटवारा होता है। विषय के आधार पर विधायी शक्ति का वितरण 3 सूची के आधार पर किया गया है। ठीक, 3 सूची के आधार पे। पहला सूची कौन? देखिए 3 सूचियां हैं, कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। विधि निर्माण, अब देखते हैं कानून का निर्माण कौन कर सकता है। तो संघ सूची पे कौन करेगा? केंद्र करेगी, यानी कि संसद करती है। राज्य सूची पे कौन करेगा? राज्य। समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कर सकती है। लेकिन यदि दोनों में टकराहट, राज्य विधानमंडल कहते हैं, हाँ राज्य विधानमंडल कहेंगे इसको, राज्य विधानमंडल वो बनाएगी, या विधानसभा कह सकते हैं, वो बनाएगी। ठीक है, अब अगर केंद्र और राज्य समवर्ती सूची पे दोनों बना सकते हैं, अगर दोनों में टकराहट हो गई, राज्य चाहता है ऐसा और केंद्र करने नहीं वैसे नहीं वैसे, अगर दोनों में टकराहट हो गई तो किसकी मान्यता होगी? केंद्र की जीत हो जाएगी। जो केंद्र कहेगा वही मानना पड़ेगा उस राज्य को, इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे कौन मजबूत हुआ? फिर से केंद्र मजबूत हुआ। तो आपको दिख रहा है ना, संघ है लेकिन लक्षण कैसा है? एकात्मक। कोई एक ही मजबूत दिख रहा है ना, बार बार इसमें हावी हो रहा है। मूल संविधान में संख्या, ये बताइए संघ सूची में जब संविधान बना था हमारा तो कितनी संख्या थी?
97 विषय रखे गए थे संघ सूची में, जिसपे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। और 66 विषय रखे गए थे राज्य सूची में, इस पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। और 47 विषय कहां रखे गए थे? समवर्ती सूची में, कि दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है, अभी कितना हो गया है? संघ सूची में कितना हो गया है? राज्य सूची में और समवर्ती में 52। देखिए तो राज्य सूची का जो 66 था घट करके कितना हो गया? कौन हावी हो रहा है? केंद्र हावी हो रहा है ना राज्य के ऊपर। इसीलिए उन्होंने कहा था कि संघ तो है लेकिन लक्षण कैसे हैं? एकात्मक हैं। दिख रहा है ना? संघ का मतलब तो ये होता ना कि दोनों इक्वल होते, ये बराबर ही रहता। लेकिन देखिए ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है ना? ये भी बढ़ रहा है क्योंकि यहां भी तो जीतेगा केंद्र ही, टकराहट होगी तो इसीलिए संघात्मक व्यवस्था तो है बट लक्षण कैसा है? एकात्मक वाला है। आगे चलिए फिर देखिए, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून में विरोधाभास उत्पन्न होने पर, अगर विरोध हो जाए दोनों एक दूसरे का, विरोधाभास उत्पन्न होने पर केंद्र का कानून लागू हो जाएगा, केंद्र यहां पे जीत जाएगा। लेकिन यदि समवर्ती सूची के विषय पर, यहां पे एक चीज जरूर है, लेकिन समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित, जैसे किसी राज्य से पारित हो गया कोई विधेयक, ठीक है, पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेता है, राष्ट्रपति यदि उसे सहमति दे देता है तो राज्य विधानमंडल का कानून लागू हो जाएगा। याद है ना, आप लोग को बताए थे कि यदि विधानसभा, किसी राज्य की विधानसभा ने कुछ विधेयक को पारित किया, ठीक, और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये राज्य के अनुकूल ठीक नहीं है, ये देश की अखंडता से जुड़ा हुआ है, ऐसा विधेयक है कोई, और इसको राज्य सरकार ने पारित करवा लिया है और राज्यपाल को भेज दिया साइन करने के लिए ताकि कानून बन जाए। राज्यपाल को लगता है कि नहीं नहीं ये उतना सही नहीं लग रहा, इसको राष्ट्रपति को भेजते हैं। आरक्षित रख सकता है ना वो, उसका है ना विवेकाधिकार, अपना स्वविवेकाधिकार। अगर वो राष्ट्रपति को भेजा और राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है, और राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया तो राज्य का कानून लागू हो जाएगा। यहां पे केंद्र कुछ भी नहीं करेगा। बस एक ये इतना है, लेकिन आप लोगों को तो मालूम ही है राष्ट्रपति किसके आदमी होते हैं? मंत्री परिषद से पूछ करके ही करते हैं ना, और सामान्यतः किसी न किसी दल के ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में राष्ट्रपति तो उन्हीं के लिए मतलब विवश एक तरीके से होते हैं वो तो मंत्री परिषद की ओर, जो केंद्र में होता है। तो राज्यों की जीत कहां होती है? जीत तो केंद्र की होनी है। तो एकात्मक व्यवस्था आपको दिख ही रहा होगा, यहां भी शक्ति तो उन्हीं के पास है। आगे देखिए, केंद्र राज्य विधायी संबंधों के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां किसमें है? संघ में है। किस अनुच्छेद से? 248। अब आपके सामने एक शब्द आया है अवशिष्ट शक्ति। ये कौन सी शक्ति होती है? अवशिष्ट शक्ति। तीनों ही विषय में, चाहे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों ही क्षेत्रों में अगर आपका कुछ ऐसा नया विषय आया है जो इन तीनों में से कहीं नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? अवशिष्ट शक्ति। और वो पावर किसके हाथ में होगा? केंद्र के हाथ में होगा। यहां भी देखिए केंद्र पावरफुल है ना। जैसे अगर आपको मान लें, इंटरनेट को ले लेते हैं हम लोग। क्या इंटरनेट 1950 में था? नहीं था ना। संविधान तो उसमें बना था, तो उस समय जो विषय निर्धारित किए गए थे 1950 के हिसाब से किए गए थे। अब नया नया आ गया इंटरनेट, एक नया आया है, वो तो इन तीनों में से कहीं नहीं होगा। तो उस पर कानून कौन बना सकता है? फिर तो अवशिष्ट शक्ति हो गई ना, उसमें बदल गया ना सब कुछ। या मान लीजिए कि किसी देश में इसरो तो छोड़ देते हैं, किसी देश में अंतरिक्ष के बारे में कोई नॉलेज नहीं हो, कोई इसके पास उपकरण नहीं हो, ठीक है, जिसे हमारे यहाँ है ना इसरो, DRDO। 1950 में तो नहीं था ना। अब अगर मान लीजिए कि उसमें नहीं था और उसमें जो संविधान बना होगा तो उस विषय को भी किसी में नहीं रखा गया होगा क्योंकि था ही नहीं। और बाद में अगर बना और उस विषय पे ये लड़ाई हो जाए कि इस पे कानून कौन बना सकता है, केंद्र या राज्य, तो फिर वो तो किसी में है नहीं, तो उसी को कौन सी शक्ति बोलते हैं? अवशिष्ट शक्ति। और अवशिष्ट शक्ति पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। अंतर समझे? अंतर हो गया ना। यहाँ पे जो नया नया आ रहा है उस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। वो अवशिष्ट शक्ति बोलते हैं उसको, अवशिष्ट पावर, वो संसद में होती है, तो उसमें केंद्र बनाएगा कानून, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है कि अवशिष्ट शक्तियों से तात्पर्य उन शक्तियों से है जिनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं है, ठीक है। केंद्र राज्य विधायी संबंध के अंतर्गत किसका बताया ना? अवशिष्ट शक्ति का। जिस इंटरनेट पहले नहीं था ना, वो जिसे हमारे यहाँ पहले इंटरनेट नहीं था। मीडिया की बात करेंगे तो हाँ, मीडिया की बात कर लेते हैं। 1950 के समय में टेलीविजन वाला मीडिया तो नहीं था ना हमारे पास, वो तो पत्रकारिता वाली थी, वो वाला मीडिया।
आज अगर मीडिया पे आपको कंट्रोल करना है, मीडिया के ऊपर कुछ कानून बनाने हैं, तो कौन बनाएगा? अंतर हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो था ही नहीं विषय में। जब विषय में ही नहीं है तो कौन तय करेगा कि इस पे कानून कौन बनाएगा? देखिए, जब संविधान बना तो देश के जितने भी विषय थे ना, उसमें इसमें लिख दिया गया कौन किस पे कानून बना सकता है, लिख दिया गया। अब ऐसे विषय जो उस समय इंपॉर्टेंट नहीं थे, आज हो गए हैं। दुनिया बदलती रहती है ना हमेशा, आज कुछ नए विषय आ गए हैं, तो उसी विषय को क्या बोलेंगे? अवशिष्ट। और उस पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, वही नया है। ठीक है, जो नया आया है उसमें सब कुछ नहीं था ना, बहुत कुछ बदल गया ना। अब वही वही बात हम बोल रहे हैं, जो बदला तो जुड़ता चला जाएगा, उसमें वही जुड़ता जा रहा है धीरे धीरे कर करके। जिसे स्पेस की बात करेंगे तो उसमें तो अब से हमारे स्पेस के बारे में तो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं उतनी, अब आ गई है, तो नए नए चीज आएंगे ना, और सारे बहुत सारी चीज आएंगी। जिसे रोबोटिक्स आ रहा है, अभी बहुत जल्द आएगा रोबोटिक्स। अब रोबोट पे कौन बनाएगा कानून? आएगा ना। ठीक है, यदि केंद्र को लगता है कि नहीं नहीं इसको राज्य सूची का विषय बना देते हैं, तब राज्य बनाएगा। अगर लगता है तो संसद में तय होगा ना ये। अगर संसद कहता है कि नहीं राज्य सूची का विषय, तो राज्य बनाएगा। और अगर नहीं है, क्योंकि जाएगा तो पहले वो अवशिष्ट में जाएगा तो केंद्र ही बनाएगा। लेकिन यदि केंद्र सरकार ने उसको कहां कहां डाल दिया, तो फिर राज्य बनाएगा। और नहीं डालेगा तो केंद्र ही बनाएगा। फिर तो संघ सूची में वो शामिल हो जाएगा बाद में जाके, फिर तो संघ सूची में वो है ही, वो तो संवर्ती का होगा। इतना देर से तो एग्जाम्पल दे रहे हैं बार बार, तो बात है कि ध्यान से तो सुन नहीं रही है, ध्यान तो कहीं और ही रहता है, तो कहां समझ में आएगा? ठीक है, अब देखिए देखिए केंद्र और राज्य विधायी संबंध के अंतर्गत संसद को 5 परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। 5 परिस्थिति हो सकती है जिसमें राज्य सूची पे कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार। ठीक है, 5 परिस्थिति में बना सकता है। पहली परिस्थिति क्या है? अनुच्छेद नंबर 249। तो देखिए अनुच्छेद 249 में क्या है? इसमें कहा गया है यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव को क्या कर दे? पारित कर दे। एक विकल्प है ये, यदि विशेष बहुमत से पारित कर देगा तो कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार कानून बना सकती है राज्य सरकार के ऊपर, राज्य सूची पे कानून बना सकती है। दूसरा अनुच्छेद नंबर 250, इसमें कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू है, पढ़ा चुके हैं आप लोग को, बताया था ना राष्ट्रीय आपातकाल में कि राज्य को तो कोई शक्ति नहीं रहती है, राज्य सूची पे कौन कानून बना देता है? केंद्र सरकार बनाती है। तीसरा कौन सा है? अनुच्छेद 252, 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा अनुरोध किए जाने पर इस पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो आप कहेंगे क्या अनुरोध करेगा वो? अनुरोध का मतलब ये है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि बिहार में या कहीं भी आजकल पेपर लीक बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि जो कोई भी राज्य इतना सक्षम ही नहीं हो पा रहा है कि वो सही तरीके से एग्जाम ले सके, सक्षम ही नहीं है वो, उसके पास इतना तंत्र ही नहीं है कि वो ठीक तरीके से करा सके, तो लास्ट में अगर वो चाहे 2 या 2 से अधिक भी चाहे, तो वो राज्य केंद्र सरकार को कह सकती है कि इसका एग्जाम भी आप ही ले लीजिए, हमें अधिकारी दे दीजिए, एग्जाम आप ले लीजिए, जो खर्चा होगा हम दे सकते हैं, नहीं तो आप ही लिया कर लिए, एग्जाम ही ले लीजिए, आप ही लिया करिए। ठीक है, तो ऐसे अगर अनुरोध होगा तो कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। फिर वो अपने हिसाब से कानून बनाएगी, एग्जाम कैसे होगा, क्या करना है, फिर वो देखेगी। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 253, इसमें क्या है? किसी अंतरराष्ट्रीय संधि की शर्तों को पूरा करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई राज्य है, ठीक है, और वो चाह रही है कि हमें सड़कें बनवानी